बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर स्टेशियोमेट्री और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशंस, एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस एंड मॉलिक्यूलर एंड दी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। और हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोरिंग आयनिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होगा, यह आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसके तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में से रिलेटेड ज़रूरी हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएं और जब आयनिक इक्वेशन से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली उसको अटैम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। केमिकल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? केमिकल इक्वेशन बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। यानी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसको अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोयले का जलना एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इसको अब आपने अगर रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन में तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके दो स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। नंबर 1, आपने सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। रिएक्टेंट्स आपके हमेशा लेफ़्ट साइड पे आएंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उसको प्लस करके लिखेंगे, और प्रोडक्ट्स आपके एरो के बाद आपके राइट साइड पे आएंगे, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उनको भी, प्रोडक्ट्स को भी प्लस करके लिखेंगे। दूसरा, सिंबल्स एंड फार्मूलाज आपने लिखने हैं विद फिजिकल स्टेट्स के साथ, ठीक है। और फिजिकल स्टेट्स आपके राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट में पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे। चलिए, अब जिस तरह हमने कहा कि कोल बर्न्स और इसका हम, या बर्निंग ऑफ कोल, इसकी हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आप सबसे पहले क्या करना है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। अब रिएक्टेंट क्या है जी? मेरे पास कोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे पास आ गए हैं जी रिएक्टेंट्स, और ये मेरे पास आ गए हैं जी प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये पहला स्टेप था मेरे पास, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में हमने इसके सिंबल्स और फार्मूलाज लिखने हैं। सिंबल्स होंगे सिर्फ एटम के और फार्मूलाज होते हैं किसी कंपाउंड के। अब कोल कार्बन होता है प्लस O2, ऑक्सीजन O2 है, यानी कोल बर्निंग गिव्स अस, ये मेरे पास रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। ये मेरे पास आ गई केमिकल इक्वेशन, जो कि क्या थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन था, कोल का जलना। और एक बात याद रखें, जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि आप उसका रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बाय केमिकल इक्वेशंस। नंबर 1, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन H2 टू प्रोड्यूस वाटर, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 6.6, ठीक है। नंबर 1, हमने हाइड्रोजन को बर्न करना है, यानी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। और बर्निंग का क्या मतलब होता है कि हमने उसका रिएक्शन लिखना है, उसको रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपने उसका पहला स्टेप लिख लिया, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरे स्टेप में आपने इसके सिंबल्स और फार्मूलाज लिखने हैं। H2 फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, और सबस्क्रिप्ट में आपको बताया था गैस, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी O2 है, वो भी गैसियस स्टेट में, गिव्स अस वाटर H2O। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में होगा, ठीक है। और ये भी आपके पास लिक्विड है। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। ये मेरे पास आ गई केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका था कि आपने अब मैग्नीशियम को बर्न करना है। मैग्नीशियम बर्न्स, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या होगा? Mg प्लस O2 गिव्स अस
MgO। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.6 दोनों कंप्लीट हो गई। मैंने इसको अभी डेलिबरेटली बैलेंस नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, तो अब आपने उसे बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के जितने लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे और हाइड्रोजन के भी 2 हैं यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम बैलेंस है, दोनों का 1-1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो कार्बन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बैलेंसिंग जो होगी ना, वो आपने याद रखनी है कि वो हिट एंड ट्रायल से होती है। आपने एक एटम को पकड़ना है, उसको लेके पहले उसके लेफ्ट और राइट साइड पे आपने जो एटम्स हैं वो कोफिशेंट्स लगा के बराबर करने हैं। उसके बाद दूसरा, फिर देखें पहला वाला कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गए उसके एटम्स, तो इस तरह हिट एंड ट्रायल से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, इसका जो मेथड है वो हिट एंड ट्रायल ही है। वो आपको करके यानी एक एटम को पकड़ें, सॉल्व करें, फिर दूसरे को, तो वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे था हाइड्रोजन, दैट इज़ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने ऑक्सीजन और 2 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट लगाऊंगा। इधर कोफिशिएंट आपने पहले लगाना होता है। ठीक है, अब मेरे पास देखें ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 2 यहाँ पे 1 था ना, तो 2 1 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन क्या हुआ कि हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे अब हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर भी 2 लगाऊंगा, तो अब हाइड्रोजन के भी 4 हो गए। 2 2 2 2 4, हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स, ऑक्सीजन के भी 4। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम और O2 था, मैग्नीशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाता हूँ ना, तो 2 1 2 ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के अब 2 हो गए। इधर भी, इधर मैग्नीशियम 1 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 मैग्नीशियम लगाऊंगा। तो इस तरह 1 बाय 1 आप चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इसकी पहली एग्जाम्पल है, C प्लस O2 गिव्स अस CO2, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, एक कार्बन इधर भी है। इसी तरह आप लिखते जाएं, 2 ऑक्सीजन एटम्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बराबर, इट इज़ बैलेंस्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। ये हम लिखते हैं यहाँ पे, CH4 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। अब आप क्या करें, आप लिखें इधर एक कार्बन है और एक ही कार्बन इधर है। ऑक्सीजन का देखें, हाइड्रोजन का अगर देखें तो 4 हाइड्रोजन और इधर कितने हैं जी, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे आप देखें तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन एटम है। अब कार्बन बैलेंस्ड हैं, इसको छोड़ें। सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है, इसको बैलेंस करें। इधर 4 थे, इधर 2 थे, इधर देखें ना 4 है ना, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करें, 2 लगाएं सबसे पहले इधर ही। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 2 2 4। ठीक है, और इधर भी हो गए जी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन भी दोबारा से अब बैलेंस्ड हैं, जब आप चेंज करें तो ऐसे ये बना देनी है, मेरा अपना तरीका। अब ये दोनों बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को देखें, अब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे कितने हो चुके हैं, ऑक्सीजन इधर हो गए हैं जी 2 और यहाँ पे भी 2, ये 2 और ये 2 1 यहाँ पे 1 है ना, तो 2 1 2 और यहाँ पे भी 2 2 + 2 4 हो चुके हैं, 3 से 4 हो गए। ठीक है, अब आप इसको काट के बेशक यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिख लें, इस साइड पे 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ही है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर 2 लगाएं और ये बैलेंस्ड हो गया, तीनों बैलेंस्ड हो गए। दिस इज हाउ यू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह आप करके आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये था हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बाकी भी आप इसकी एग्जांपल्स और हैं नहीं इस बुक के अंदर, मुख्तलिफ एग्जांपल लेके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इसी बुक से भी आप उठा सकते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, एक्सप्लोरिंग एन आयनिक इक्वेशन। इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है।
एक्सप्लोरिंग एन आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है that shows only the ions which actually take part in a chemical reaction। फिर से सुने, एक्सप्लोरिंग एन आयनिक इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है that actually shows ions which actually take part in a chemical reaction। यानी ये सिर्फ आयनिक इक्वेशन वो आयंस को शो करेगी जो कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जो आयंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम कैंसल आउट कर देते हैं और उनको हम स्पेक्टेटर्स आयंस कहते हैं। ठीक है, जो हम कैंसल आउट करते हैं वो हम स्पेक्टेटर आयंस भी उनको कहते हैं। जो सिर्फ देखते हैं ना, जैसे हम मैच देखने जाते हैं तो हमने देखा होगा जो मैच देखने के लिए आते हैं उनको हम स्पेक्टेटर्स कहते हैं। जो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। उसने आपको कहा कि आपके पास है जी HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, अब आपने वो लिखना है कि अब आपने वो आयंस लिखने हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाएंगे जी वाटर के अंदर। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व हो जाएंगे वो या वाटर सॉल्युबल हैं उनको आप लिखें और उनको डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिखें। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल इनके सब पहले लिख लें कि ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये तो लिक्विड है। अब ये जो एक्वस हैं ये सारे डिसोसिएट हो जाएंगे ना, तो ये पानी के अंदर जो ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसी तरह प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव 1 गिव्स अस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, अच्छा अब ये सारे एक्वस, इन सब के साथ आप जो सा ना एक्वस लिख लें क्योंकि ये डिज़ोल्व हो चुके हैं, डिसोसिएटेड हैं यानी वाटर सॉल्युबल हैं। अब जो एक जैसे हैं उनको आप कट कर देंगे। ठीक है, ये जो स्पेक्टेटर है ना वो कटेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। याद रखें जो कट जाते हैं वो स्पेक्टेटर्स होते हैं। Na पॉजिटिव से कट गया, Cl नेगेटिव से कट गया, और पीछे क्या बच गए, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस गिव्स अस H2O। ये मेरे पास होगी जी आयनिक इक्वेशन। अब देखें, आयनिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि शो कर रही होती है वो आयंस विच एक्चुअली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो ये आयंस थे जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे थे केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये जो थे मेरे पास Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये दोनों स्पेक्टेटर आयंस थे। और ये मेरे पास है जी आयनिक इक्वेशन, ये याद रखें। और मेरे पास स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से हैं, ये आपको अलहदा से भी पूछ सकता है, वो क्या है जी, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये स्पेक्टेटर आयंस हैं इस इक्वेशन के जो कट गए। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल उसने मुझे दे दी कि आप Mg प्लस H2SO4 की आयनिक इक्वेशन लिखें, और फिर दो इक्वेशन उसने हमें एक्सरसाइज 6.7 में भी दे दी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी लिख लेते हैं, Mg प्लस H2SO4 गिव्स अस MgSO4 प्लस H2। अब कहते हैं कि इसकी भी ना आप आयनिक इक्वेशन लिखें। ठीक है, इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें। तो अब आपने क्या करना है, वो सब्सटेंसेस जो कि सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर उसको लिख दें डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर। अब ये मैग्नीशियम सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, MgSO4 भी एक्वस है, इसने लिखा नहीं है, प्लस H2 है। ठीक है, अब ये जो वाटर सॉल्युबल है उनको डिसोसिएट कर दें, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। ये सॉलिड है, ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, ये सॉलिड था, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये मेरे पास क्या था जी, गैस था। ये अब ये डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होगा। तो अब आप क्या करेंगे, Mg, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो डिसोसिएट होने वाले होते हैं ना वो आपने पहले तोड़ देने होते हैं इनटू इट्स आयंस। तो ये क्या हो जाएगा,
H पॉजिटिव, अब ये 2 है ना, H2 है तो 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव, याद रखें, गिव्स अस, ये भी टूटेगा तो Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H2। अब ये डिसोसिएट होने वाला था, एक्वस था, ये भी डिसोसिएट होने वाला था, एक्वस था, इनको हमने ये तोड़ दिए। अब जो लाइक थे उनको, जो एक जैसे थे वो आप काट दें, ये और ये दोनों स्पेक्टेटर्स थे, ये आपने दोनों कट कर दिए। अब जो बच गए पीछे वो आपकी आयनिक इक्वेशन के अंदर वो आयन्स होंगे जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के Mg प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस Mg2 पॉजिटिव प्लस H2। ये मेरे पास आ गई इस केमिकल रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन। ये आयनिक इक्वेशन है इस केमिकल रिएक्शन की या केमिकल इक्वेशन की। और अगर आपको कहे स्पेक्टेटर आयन कौन सा है तो SO4 2 नेगेटिव स्पेक्टेटर आयन है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी आप लिख लें। स्पेक्टेटर आयन क्या था यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव स्पेक्टेटर आयन है, आयनिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इसके बेशक सबस्क्रिप्ट में इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख लें, ये यहाँ पे ना फिजिकल स्टेट लिखी होती है कि ये किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। H2 का अब मेरे पास गैस में थी, यानी गैस में है, ये मैग्नीशियम जो है सॉलिड में था, तो ये फिजिकल स्टेट्स होती हैं। क्लियर, आपको आयनिक इक्वेशन बनाना आ गई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसकी आयनिक इक्वेशंस भी बनाएं, मैं भी आपके लिए करता हूँ। 2 हैं AgNO3 प्लस NaCl, AgCl सॉलिड है और NaNO3 एक्वस है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, ये एक्वस है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है और डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट होगा, ये नहीं होगा, सॉलिड में था, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। चलें बनाएं, मैं भी करता हूँ आपके लिए। वीडियो को पॉज करके आप भी लिखें। केमिकल इक्वेशन है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स अस AgCl सॉलिड में प्लस NaNO3 एक्वस के अंदर। इसी तरह ये भी एक्वस में था, यानी ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और ये डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये किस में डिसोसिएट होगा, ये याद रखें, Ag पॉजिटिव 1 प्लस NO3 नेगेटिव 1, दोनों की ये भी आपने याद रखने होते हैं कि इनके चार्ज क्या हैं, Na पॉजिटिव 1 प्लस Cl नेगेटिव 1 गिव्स अस, अब ये एज इट इज़ रहेगा, सॉलिड में था, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो AgCl प्लस Na पॉजिटिव 1 प्लस NO3 नेगेटिव 1। थोड़ा सा ऐसे चलें, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसका कि जो वाटर सॉल्युबल है वो आइडेंटिफाई करें। ये ना आप AgCl को भी तोड़े हो तो फिर आप काट देंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये सॉलिड में था, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ना है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है आयनिक इक्वेशन के अंदर। अब Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव एक जैसे थे, ये कट गए, ये स्पेक्टेटर है, NO3 नेगेटिव 1 NO3 नेगेटिव 1 ये भी स्पेक्टेटर है, ये भी कट गया। अब ये जो बच गए ये मेरे पास जो है वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन के अंदर। गिव्स अस AgCl, ये देखें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, AgCl मेरे पास हैं। ठीक है, ये सॉलिड में, ये दोनों एक्वस के अंदर, ये भी एक्वस के अंदर। इसी तरह आप इसका भी एक्वस लिख लीजिए, इन सब का, ये सॉलिड, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। ठीक है, ये मेरे पास है जी आयनिक इक्वेशन। अब देखें इसके अंदर जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, विच एक्चुअली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो एक्चुअल में Ag और Cl ही कर रहे थे ना, जिसकी वजह से AgCl मिलके बने थे। डन। अब स्पेक्टेटर आइंस अगर आपको कहे कि वो भी लिखें तो वो क्या होंगे जी, स्पेक्टेटर आइंस क्या होंगे, 2 हैं हमारे यहाँ पे, NO3 नेगेटिव 1 है और दूसरा Na पॉजिटिव 1 है। डन, ये भी क्लियर हो गया। कोई एग्जाम्पल 2 जो इसने हमें दी हुई है, ये लिख लें कि ये एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन 1 था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो इसका 2 है वो देखें, वो इक्वेशन है मेरे पास Zn सॉलिड फॉर्म में प्लस 2HCl एक्वस गिव्स अस ZnCl एक्वस प्लस H2 गैस। इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें जी, Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2, ये हमारे पास आ गई गैसियस में,
ZnCl जो है वो है जी एक्वस, वाटर सॉल्युबल है, डिसोसिएट होगा, ये भी डिसोसिएट होगा और ये सॉलिड में ही रहेगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अब इसका आप वो लिखिए, वो क्या होगा कि इसके जो वाटर सॉल्युबल हैं आप पहले वो लिखें, वो क्या हो जाएंगे जी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये 2 टाइम्स था ना, तो 2 Cl नेगेटिव होंगे और 2 H पॉजिटिव होंगे, बैलेंस किया है। गिव्स अस एक्वस था Zn, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव 1 हो जाएगा प्लस H2 एक्वस है मेरे पास। अब जो एक जैसे हैं उन्हें काट दीजिए, Cl नेगेटिव है और ये भी Cl नेगेटिव है। अब ये भी Cl2 थे ना, इसको भी यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी कट गए मेरे पास। अब देखिए जो बच गए वो मेरे पास आयनिक इक्वेशन में आ जाएंगे, वो जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2H पॉजिटिव गिव्स अस Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, ये मेरे पास आ गई आयनिक इक्वेशन। ठीक है, और स्पेक्टेटर आयन मेरे पास आ गया। स्पेक्टेटर आयन कौन सा है मेरे पास? Cl नेगेटिव। ठीक है, ये भी मेरा क्लियर हो गया। आपको होप के ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीका यूज़ किया, मेथड यूज़ किया जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये भी मेरे पास क्लियर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला का डिफरेंस। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है, जो कि हमें क्या बता रहा होता है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ आ जाएगा जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? दैट शोज या विच टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये कीवर्ड्स हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या बता रहा होता है? बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कीवर्ड याद रखें, अरेंज ऑफ एटम्स। ये हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बता रहा है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का मतलब होता है डेट आर लीनियर। ठीक है, जो एक ही लाइन में होते हैं ना, अटैच्ड होते हैं। तो एन ब्यूटेन, और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और लीनियर हैं ये सारे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो बेसिकली होगा C4H10। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो हमें क्या बता रहा है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के 4 कार्बन हैं, एटम्स हैं, और 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं ब्यूटेन के अंदर। ठीक है, एन और वजह से लगा हुआ है, वो लीनियर के लिए बता रहा होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर आप एन ब्यूटेन का देखेंगे, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो क्या होगा? कार्बन ऐसे लीनियर में अटैच्ड हैं, एक इसी तरह एक लाइन के अंदर ना, C और C, और हर एक के साथ अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल इसके साथ आपके 3, इसके साथ भी 3। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर भूल जाए तो आपने कैसे बनाने हैं। 4 कार्बन थे, ऐसे बनाएं, और हर कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 4 बना दें, इसके 4 बना दें। अब ये जितने भी हैं इधर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, ये आपने लगा दिया। इसको वैसे कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब इससे अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो वो क्या आएगा? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो आप लिखेंगे CH3 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। इस कार्बन के साथ देखें कितने अटैच हैं? 2, तो CH2, फिर ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, फिर ये C, इसके साथ भी ये H2 2, और फिर ये C और इसके साथ ये 3, तो CH3। अब ये था मेरे पास एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और इसको इसके साथ रिलेट करें। कार्बन कितने? 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन गिने, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 10। ये मेरे पास था बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एन ब्यूटेन। ठीक है, अब उसने हमें दे दिया राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और C3CH2 और OH, और इससे उसने कहा है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। तो सिंपल क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन, C3H भी गिने, 3 + 2 + 2,
3 + 2 कितने हो गए 7, और एक हाइड्रोजन ये पड़ा हुआ है, ठीक है, H8 और ऑक्सीजन एक ही है। फिर से देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, CH3 CH2 CH2 और OH। कार्बन कितने हैं जी 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन गिने 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, और आपके पास ऑक्सीजन कितने थे, एक ही है, ये कार्बन है। तो ये मेरे पास आ गया जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये मेरे पास था जी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। ये मेरे पास एग्जांपल आ गई 6.13। अब है मेरे पास एक्सरसाइज 6.8 यानी कॉन्सेप्ट असेसमेंट, जिसमें उसने बता दिया, मैं इसी के आगे लिख दूंगा। 3 सवाल हैं 1 2 और 3। पहला है मेरे पास CH3 CH2 और OH। दूसरा है मेरे पास CH3 CH2 और फिर NH2, ठीक है। फिर है मेरे पास CH3 CO और CH3 जी। काउंट कीजिए, सबसे पहले इसके अंदर 2 कार्बन C2 1 और 2 कार्बन, फिर हाइड्रोजन गिने 3 + 2 5 + 1 6 और ऑक्सीजन इज़ 1। तो C2H6O ये मेरे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन था इसका, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फिर है मेरे पास CH3 CH2 और NH2। इसका मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C1 और C2 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करें 3 + 2 5 + 2 7, ठीक है, H7 और एक N, ठीक है, C2H7 और N। और फिर मेरे पास है जी लास्ट में 1 2 और 3 कार्बन। हाइड्रोजन गिने 3 + 3 6, और ऑक्सीजन कितने हैं जी मेरे पास एक ही है, O1 ऑक्सीजन। तो C3H6 और O जो कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है थर्ड पार्ट का। ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस थे, आप इसे देख भी लीजिए। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला का डिफरेंस, या हम इसकी कन्वर्जन किस तरह बनाते हैं। होप कि आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक और चैप्टर भी समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। कमेंट करें, मैं आंसर करूँगा। और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।